हेलो दोस्तों, मैं रवि कश्यप। दोस्तों आज हम कुछ डिफरेंट पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट मीन्स एक्चुअली यार डाउट क्लास है, डाउट क्लास भी नहीं कह लो। आज स्टूडेंट की डिमांड पे आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको बॉम्ब। बॉम्ब मीन्स वो वाला बॉम्ब नहीं, बॉम्ब मीन्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट मीन्स यस, ये बीकॉम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है जो मोस्टली लोग जिसका कोचिंग वोचिंग भी नहीं लेते हैं, तो मैं इसलिए उनको समझाने जा रहा हूँ चैप्टर वाइज कि आप बॉम्ब को कैसे पढ़ें और बॉम्ब के कंटेंट है क्या। तो दोस्तों बेसिकली बॉम्ब में आपकी फर्स्ट से लेके 5 यूनिट है 5th यूनिट तक, जिसमें ओवरऑल 18 चैप्टर हैं। 18 चैप्टर हैं। तो मैं सबसे पहले आपको समझाने जा रहा हूँ 5th यूनिट। 5th यूनिट में आपका चैप्टर नंबर 17 है और चैप्टर नंबर 18 है। तो आज हम यूनिट का फर्स्ट चैप्टर करेंगे 17, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस। आप समझने के लिए टेनियर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो कंटेंट ले रहा हूँ वो टेनियर से ले रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के बीकॉम के टेनियर के अकॉर्डिंग यूनिट 5 में चैप्टर 17 है हमारा ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस। तो चेंजेस क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो समझिए पहले। दोस्तों सबसे पहले चीज समझो आप, चेंज, परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? परिवर्तन का मतलब ये आ रहा है कि आप जो पहले से करते हुए आ रहे हैं, अगर उसमें थोड़ा सा बदलाव करें तो उसे क्या बोलेंगे? परिवर्तन। अब जस्ट एग्जांपल के लिए मैं लिख सकता हूँ कि मैं इस मार्कर से पढ़ा रहा हूँ, अब मैं इस मार्कर से पढ़ाने लग जाऊँ तो ये क्या है? परिवर्तन है। अब तक मैं मान लीजिए मैं इकोनॉमिक्स 12th की वीडियो से आपको पढ़ा रहा था, लेकिन अब मैं बीकॉम का एक बिजनेस का सब्जेक्ट है वो पढ़ा रहा हूँ, तो ये परिवर्तन है। मतलब जो आप पहले से करते आ रहे हैं उसमें परिवर्तन कर दो, मतलब बदल दो से, तो वो क्या है? आपका चेंज। अब हम क्योंकि बीकॉम पढ़ रहे हैं और बीकॉम में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा पढ़ा जाता है, तो यही चेंज किस में आ रहे हैं? आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, मीन्स संगठन में। अब संगठन में क्या होता है? आपने कार्य बदल दिए, ये काम वो करेगा और ये काम अब वो करेगा, मतलब आपने पहले की तुलना में काम करने अलग अलग सौंप दिए। आपने नीतियां बदल दी, आपने कर्मचारी बदल दिए, आपने सप्लायर बदल दिए। तो हर वो कारण जिससे आपके संगठन में परिवर्तन आएगा वो क्या कहलाएगा? ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस। तो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस क्या है, ठीक है। उसके बाद कॉजेज ऑफ चेंजेस, कॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस मीन्स संगठनात्मक परिवर्तन क्या और इसके कारण क्या है। कॉजेज मतलब क्या हो गया? कारण। तो दोस्तों मैं समझाने जा रहा हूँ पहले ये वाला क्वेश्चन। मैंने आपको पहले बताया ये जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ वो टेनियर से ले रहा हूँ, तो आप टेनियर की हेल्प से लेके समझ सकते हैं इसको। जब आप पढ़ें खुद भी तो टेनियर से पढ़ें, ठीक है, ये वाला टॉपिक। तो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन चेंज में बता रहा था, मैंने जैसे बता दिया आपको ऑर्गेनाइजेशन चेंज क्या है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी परिवर्तन आ रहा है वो क्या कहलाएगा? ऑर्गेनाइजेशन चेंज, संगठनात्मक परिवर्तन। अब ये जो संगठनात्मक परिवर्तन है ये आपका दो तरह का हो सकता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल एंड इंटरनल, इसे बोलेंगे आंतरिक, बाहरी, और इसे बोलेंगे आंतरिक। अगर आपकी कोई ऐसी नीति है, मतलब ऐसी चीजें जो बाहर बदलाव हो रही हैं और उसके आपका संगठन पे प्रभाव पड़ रहा है, तो वो क्या करेंगे? बाहरी परिवर्तन, एक्सटर्नल चेंजेस, बाहरी परिवर्तन। और अगर आपके संगठन के अंदर परिवर्तन आ रहा है तो वो कहलाएंगे आंतरिक परिवर्तन। तो दोस्तों आप अपने टेनियर को यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, ये आपका टेनियर है। इसमें आपको बता रखा है कि संगठनात्मक परिवर्तन क्या होते हैं और उसके कारण बता रखे हैं। तो कुछ बता रखे हैं बाहरी कारण, जैसा कि इसमें बता रखा है कि आपको मान लो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो परिवहन, अगर परिवहन नहीं मिल पा रहा है तो आपका बिजनेस थोड़ा रुक जाएगा, क्योंकि आपको एक जगह से माल दूसरी जगह सप्लाई करना है। इंश्योरेंस करवाना है आपको, ये भी बाहर अवेलेबल है, ठीक है। और आपको
प्रदूषण के जो नियम है कि आपको फैक्ट्री लगानी है लेकिन यहाँ नहीं लगानी है, वहाँ लगानी है, इतना नुकसान नहीं करना, ये नहीं करना। तो इससे क्या हो रहा है, इन नियमों की वजह से आपके बिजनेस को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो वो क्या कर रहा है, अपनी जो काम करता है वो इन नियम के अकॉर्डिंग चेंजेस करता जाता है। तो आपको चेंजेस तो करने पड़ रहे हैं। तो ये कहलाएंगे आपके बाहरी परिवर्तन, क्योंकि ये जो कारण थे वो कहाँ अवेलेबल थे, बाहर अवेलेबल थे। वही दोस्तों, अगर ये कारण मतलब आपके संगठन में चेंज हो रहा है, वो बिजनेस के अंदर अवेलेबल हो, तो उसे बोलेंगे आंतरिक कारण। आंतरिक कारण में आपको बता रखा है कि जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पे बढ़ती हुई लागत, मान लेते हैं आपका खर्चा ही बढ़ता आ रहा है, जिस चीज से आप प्रोडक्शन करते हैं उस चीज की लागत क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, मशीन महंगी पड़ रही है आपको। हो सकता है आपने ब्याज पे पैसा लिया है उत्पादन करने के लिए, ब्याज की दरें बढ़ गई हैं। तो ये चीज आपके बिजनेस के अंदर की है, उससे आपकी क्या होगा, उत्पादन पर फर्क पड़ेगा, उत्पादन पे इफेक्ट पड़ेगा, तो आप भी परिवर्तन करेंगे। तो जो आंतरिक परिवर्तन है वो हो गए आपके बिजनेस से रिलेटेड। जो बाहर के हैं वही बिजनेस से रिलेटेड, लेकिन वो कहाँ अवेलेबल है, बाहर अवेलेबल है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन तो आपका ये प्रिपेयर होता है जिसको आप डिटेल में 10 ईयर में पढ़ सकते हैं। दोस्तों उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें परिवर्तन की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए, परिवर्तन के विरोध के कारण भी स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ चेंज, ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज। मीन्स लोग चेंजेस को मना क्यों करते हैं। तो दोस्तों समझते आइए। सबसे पहले आप इसमें क्वेश्चन में बोला है कि चेंजेस का प्रोसेस क्या है, मतलब चेंज कैसे होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप एक काम करिए, 10 ईयर लीजिए। इसे बता रखा है कि परिवर्तनों को सफलतापूर्वक प्रबंधित करना सरल कार्य नहीं है। कई बार प्रबंधकों को इस कार्य को सफलता इसलिए नहीं मिलती क्योंकि परिवर्तन के लिए सही तरीके से स्ट्रेटेजी नहीं बनाते। तो दोस्तों पहले मैं बताना चाहूँगा, इसको आप 3 भागों में बांट दें, जैसा कि 10 ईयर में दिया हुआ है। सबसे पहले दिखा है पिघलने की स्थिति, दूसरा दिया है परिवर्तन होना, और तीसरा पुनः हिमीकरण की स्थिति। आप एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए, मैं आपको देना चाहता हूँ कि आज के टाइम में हर घर में, या हर घर में तो नहीं लेकिन मोस्टली जहाँ काम हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, वहाँ पे कंप्यूटर अवेलेबल हैं। लेकिन आज से 10-15 साल पहले जब ये कंप्यूटर हमारी इकोनॉमी में आ रहे थे, तो जो लोग एक्चुअल में पहले से काम कर रहे थे वो कंप्यूटर को मना कर रहे थे। क्यों मना कर रहे थे, उनके 2 कारण थे। अच्छा ये क्या हुआ, वो परिवर्तन, देखो बिजनेस लाना चाह रहा है परिवर्तन, वो चाह रहा है काम तेजी से हो और नई टेक्नोलॉजी से हो। लेकिन जो पुराने कर्मचारी, उनको तो कंप्यूटर चलाना आता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी कंप्यूटर को फेस नहीं किया था। और उन्हें ये डर लग रहा था कि जब कंप्यूटर आ जाएगा तो हमारी जॉब चली जाएगी। तो हम कह रहे हैं कि भाई कंप्यूटर आने दो, कंप्यूटर आने दो, लेकिन आपके कर्मचारी जो है वो मना कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसमें 3 स्थितियां आई। पहली है पिघलने की स्थिति। पिघलने की स्थिति का मतलब हो गया यहाँ पे आपका कि वो जो आपके एम्प्लॉई हैं, अनरिफ्रेजिंग बता रखा है इसमें आपको पॉइंट, कि आपके जो एम्प्लॉई हैं वो परिवर्तन को राजी नहीं थे, लेकिन आपने फोर्स किया या कुछ टेक्नोलॉजी बाहर देखी, जो भी है वो धीरे धीरे मानने लगे। मतलब कि हाँ यार ठीक है, परिवर्तन कर लो। तो इस स्थिति को बोला गया पिघलने की स्थिति। उसके बाद दूसरा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे कि वो पिघल तो गए, अब पिघलने के बाद जो दूसरा पॉइंट दिया वो आ रहा है परिवर्तन होना। आपने क्या कर दिए, दूसरा पॉइंट क्या है, परिवर्तन होना। आपने अपनी फर्म में कंप्यूटर लाके रख दिए, एक ये, और आपके स्टाफ को कहा कि चलो भाई काम करो। अच्छा स्टाफ जानता नहीं उसके बारे में, तो पहले थोड़ा सीखेगा। तो आपने परिवर्तन कर दिया है, पहले वो मान नहीं रहे थे, अब मान गए, तो आपने परिवर्तन कर दिया। और तीसरी स्थिति आ जाएगी, अब वो धीरे धीरे उस पर काम करेंगे, अभ्यास करेंगे, दोबारा से उसको सीखेंगे। तो उस स्थिति को बोला गया पुनः हिमीकरण। पुनः हिमीकरण वही रिफ्रेश, मतलब आपने सुना होगा तो दोबारा से उन लोगों को जमने में टाइम लगेगा। तो 3 स्थिति में होकर गुजरना पड़ता है आपको परिवर्तन में, वो भी कौन से, संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशन चेंज में, परिवर्तन में। सबसे पहले आपको लोगों को, जो आपके एम्प्लॉई, उनको बनाना पड़ता है, मीन्स इसलिए वर्ड यूज करा पिघलने की स्थिति।
उसके बाद आप परिवर्तन कर देते हैं और फिर पुनः हिमीकरण होता है। पुनः हिमीकरण का मतलब है अब आपका जो पुराना एम्प्लॉय है वो कंप्यूटर पे काम कर रहा है तो सीख रहा है, तो वो पुरानी स्थिति दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये स्थिति है संगठनात्मक परिवर्तन की, यह है उसका प्रोसेस। अब दोस्तों बात करते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है साथ में कि लोग परिवर्तन का विरोध क्यों करते हैं। लोग परिवर्तन का विरोध क्यों करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इसी के पॉइंट से समझाते जाता हूं 1 बाय 1। तो आप समझ सकते हैं पहला, विरोध के कारण। फर्स्ट जो कि इसमें बुक में दिया हुआ आपकी अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। दोस्तों इसका मतलब क्या है, ये बता रहा है नॉर्मली कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी या आप अपने कर्मचारी को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं तो उन्हें पता ही नहीं क्या होगा, क्या से होगा, मतलब उन्हें उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है। जस्ट एग्जांपल लेते हैं कि कंप्यूटर आने वाले हैं आपकी फर्म में, तो वो थोड़े असमंजस में है कि यार जो कंप्यूटर आएंगे वो हमारी जगह तो ले लेंगे या हमसे काम हो पाएगा। तो अनिश्चितता के कारण वो इससे बढ़िया कहते हैं भाई सॉरी हमें नहीं चाहिए हमारी फर्म में। तो वो इस चीज़ का क्या करने लगते हैं, विरोध करने लगते हैं, क्योंकि उसको आने वाली चीज़ के बारे में पता नहीं होता। तो दूसरा पॉइंट है हानि का डर। हानि का डर का मतलब है यहाँ पे, अब एग्जांपल लीजिए कि पहले कोई चीज एम्प्लॉय है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसका काम करने के लिए अब जो काम करता है वो आ जाएगा कंप्यूटर। मान लो एक कैलकुलेशन वाला बहुत अच्छा बंदा था तो वो रोज की लिखा पढ़ी करता था, लेकिन अब क्या आ गया, कंप्यूटर आ गया। तो वो उसकी प्रतिष्ठा को तो नुकसान हो गया। प्रतिष्ठा मतलब यार उसकी गुडविल, वो सोच के लाता मेरे बिना तो ये फर्म चल ही नहीं सकती, लेकिन अब क्या हो गया, मशीन आ जाएगी। तो ऐसी हानि के डर की वजह से भी एम्प्लॉय क्या करते हैं, मना करते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल और दिए हुए हैं। वेतन की कमी लगता है, उन्हें लगता है अगर हम ये परिवर्तन हो तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, वेतन कम हो सकता है, हमारे प्रमोशन के जो अवसर है वो कम हो जाएंगे, हमारी प्रतिष्ठा में कमी आ जाएगी। ठीक है, तो इस कारण से भी लोग विरोध करते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया है, भारतीय जीवन बीमा निगम में कंप्यूटर लगाने का शुरू में कर्मचारी ने बेरोजगारी के डर से विरोध किया था। मीन्स उन्हें लग रहा था कि अगर कंप्यूटर आ जाएंगे तो हमारी जॉब चली जाएगी, क्योंकि लोग बोलते हैं अगर जो एक कंप्यूटर है वो 10 लोगों के बराबर काम करता है। तो उनको ये लगा कि अगर कंप्यूटर आ जाएंगे शायद वो अपने आप काम करेंगे तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है योग्यता का बेकार होना। योग्यता का बेकार होना। योग्यता का बेकार होने का मतलब क्या है, यहाँ बोल रहा है कि मान लेते हैं आपकी फर्म में नई तकनीक आ गई है, तो अब जब नई तकनीक आ गई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो तकनीक सीखनी पड़ेगी। मतलब अब तक जो आपने सीखा सब बेकार। उन्हें किन्हें लगता है, ये एम्प्लॉय को लगता है कि उन्हें अब तक जो सीखा सब क्या हो गया, बेकार। तो उनकी जो योग्यता थी वो तो बेकार हो गई, क्योंकि जब नई तकनीक आएगी, जब नए नियम आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग तो उन्हें दोबारा से बदलना पड़ेगा। तो इसलिए भी वो क्या करते हैं, आने वाले परिवर्तन का विरोध करते हैं। दूसरा इसमें बता रखा है सामाजिक स्थान परिवर्तन। सामाजिक स्थान परिवर्तन। दोस्तों सामाजिक स्थान परिवर्तन का मतलब क्या है कि आप जहां भी रह रहे हैं करंट में सेट हो गए। अभी जिस एग्जांपल लीजिए कि आप जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, अभी जिस घर में रह रहे हैं, तो अगर आस पड़ोस से आप घुल मिल गए, आपके दोस्त बन गए हैं, लेकिन अचानक से रिसेंटली आपको उस एरिया को छोड़कर जाना पड़े और फिर नए दोस्त, फिर वो, तो सब कुछ मैनेज करने में टाइम लग जाएगा। तो आप कहते हैं यार नहीं, इससे बढ़िया तो मैं यहीं पे ठीक हूँ। सेम लाइक वैसे ही एक फर्म के अंदर आपके कलीग के साथ, आपके आसपास जो काम कर रहे व्यक्तियों के साथ आपका क्या बनता है, संबंध बन जाता है, आपसे संबंध। तो अब होता क्या है कि जब परिवर्तन आता है या आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो आपके वो क्या हो जाते हैं, सामाजिक स्थान परिवर्तन का कारण बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों है हमारा अहम की भावना। फिफ्थ पॉइंट इज अहम मतलब ईगो की भावना।
अहम की भावना एक सिंपल सी चीज बोली है कि मेरे को लग रहा है कि जस्ट एग्जांपल के लिए मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए कि जो मोस्टली काम होता था वो मैं कर रहा था। अब क्या हुआ कि कुछ ऐसी तकनीक आ गई कि मुझे वो काम नहीं मिलेगा, तो मुझे मेरे अहम को ठोस पहुंचेगी नॉर्मली कि यार ले ये तो काम मैं करता था, अब ये करेगी मशीन। तो मतलब मुझे फील छोटा फील होगा कि हाँ यार ऐसा होगा वैसा होगा। तो लोग मोस्टली लोग ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा सोचने लग जाते हैं, जो कि गलत है। लेकिन तब भी इस कारण से भी लोग क्या करते हैं, नई चीज़ों का विरोध करते हैं। वही दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इसका दे रखा है आपको, साधनों की कमी। साधनों की कमी मतलब कई बार लगता है फर्म को कि अगर हम नई चीज़ आ जाएगी तो हमारे पास संसाधन अभी उतने हैं नहीं, तो इस परिवर्तन को लाने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं कि आपने कहा, मैं एग्जाम्पल अगर कंप्यूटर का एग्जाम्पल ले रहा था कि आप कंप्यूटर लगा देंगे, कंप्यूटर सिंपल 10 रुपये का थोड़ी ना आता है, 15 से 20 हज़ार रुपये का कंप्यूटर आ रहा है। अगर उसे सेटअप करेंगे तो उनका खर्चा ज़्यादा है, तो कर्मचारी करे इससे बढ़िया तो आप हमारी सैलरी रिलीज कर दो, ठीक है। तो क्यों इतना खर्चा कर रहे हो, तो संसाधनों की कमी। प्रभाव और शक्ति का खतरा, 7 पॉइंट, प्रभाव तथा शक्ति का खतरा। दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि जो भी मैंने पॉइंट डिस्कस किया था, अहम की भावना, वही कि जो पहले मेरा प्रभाव था सिंपल ऑर्गेनाइजेशन में, एक बॉस है समथिंग, उसका जो सबऑर्डिनेटर है और सिर्फ सबऑर्डिनेटर होते हैं, मतलब नीचे काम करने वाले होते हैं। अब एक व्यक्ति का जो बहुत रुतबा था, नए चेंजेस आने से उसका काम कम पड़ गया है, तो उसको क्या लग रहा है कि मेरा प्रभाव क्या हो जाएगा फर्म में, कम हो जाएगा, ये मेरी पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए वो नए चेंजेस को क्या कर देता है, मना कर देता है। दोस्तों उसके बाद एक है संगठन ढांचा पॉइंट और है। कुछ संगठनों की जो ढांचा होता है वो इस प्रकार होता है कि उसमें परिवर्तन करना इतना इजी नहीं होता। इसके लिए भी लोग क्या करते हैं, उसकी वजह से उसका विरोध करते हैं। तो एक पॉइंट और बन गया यहाँ पे, संगठन का ढांचा। तो ये आपके 8 पॉइंट हो गए जिसकी वजह से लोग विरोध करते हैं कि इसमें एक संगठन में परिवर्तन उनसे, और ये 3 प्रक्रिया हो गई संगठन में परिवर्तन करने की। दोस्तों ये हुए आपके क्वेश्चन 2 प्रिपेयर। उसके बाद दोस्तों इसमें एक और चीज दिया हुआ है कि आप कैसे स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि आपकी फर्म में आसानी से परिवर्तन हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, what strategy should be followed by the manager to manage change in the organization। परिवर्तन के प्रतिरोध को दूर करने के लिए, मतलब लोग विरोध ना करें आपके परिवर्तन का, तो ऐसा क्या करेंगे। तो इसमें आपके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि मैं आपको समझा देता हूं साइड में। आपको उसको दूर करने के लिए पहली चीज है कम्युनिकेशन। मीन्स संप्रेषण। सबसे पहले क्या कीजिए, आप सभी उनको कर्मचारियों को बुलाइए और उनसे बात कीजिए कि उनकी दिक्कत क्या है, उन्हें उसके बारे में बताइए कि उससे क्या समस्या हो सकती है, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और उनको ये विश्वास दिलाइए कि उनकी जॉब पर उनको कोई खतरा नहीं होगा। अगर उनसे बातचीत करेंगे क्लियर, तो उनके बीच क्या हो जाएगा, विरोध खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर उनके अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाए, अगर उनका डर खत्म हो जाए, तो वो क्या हो जाएंगे, विरोध नहीं करेंगे। तो पहली चीज़ है आपको उनसे क्या करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। संप्रेषण का मतलब भी होता है बात करना। दूसरी चीज है परामर्श, मीन्स कंसल्टेंट एंड पार्टिसिपेशन। अर्थात सहयोग तथा परामर्श। आप क्या कर सकते हैं, अपने कर्मचारियों को बुला सकते हैं और उनसे पूछिए, मुकेश मैं अपनी फर्म में ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ। आप सारे एम्प्लॉय को बुलाइए और उनमें सबसे राय लीजिए कि हम अपनी फर्म में ऐसा ऐसा करना चाहते हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अच्छे से हमारे को क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नुकसान है। तो जब सामने वाले अपने कर्मचारी को ये फील होगा कि ये मुझे भी उस चीज़ में इन्वॉल्व कर रहा है और ये मुझे कुछ समझ रहा है, तो वो व्यक्ति आपकी फर्म के लिए भला सोचेगा और वो आपको क्लियरली बता देगा कि इसकी सही बात क्या है, बेकार बात है, और बैठ के उसको सुलझाइए।
तो एक चीज, जब उसे सहयोग की भावना और परामर्श के बाद सहयोग की भावना आएगी तो आपको विरोध ही नहीं करेगा। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है समर्थन एवं सहयोग, आप उनका समर्थन ले सकते हैं, सेम पॉइंट है इसी का ही, ऐसे ही बन रहा है। समर्थन मीन सपोर्ट, मीन्स आप उनको परिवर्तन जब होगा तो अनेक सुविधाएं दे सकते हैं, उन सुविधाओं को पाकर वो आपके विरोध को थोड़ा कम कर देगा, मना कर देगा। दूसरा समझौता, आप उनके बीच बातचीत करके कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, असाइनमेंट कर सकते हैं, तो इसलिए बोला समझौता। समझौता का मतलब क्या होगा, आपने देखो पुरानी फिल्म में बहुत बार देखा होगा कि नॉर्मली क्या होता था, एक कर्मचारी का लीडर है, वो सब स्ट्राइक कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, हमारी मांगे पूरी करो, और तो उनका लीडर जाता है बॉस के पास, बॉस कहता है भाई यहाँ क्या चाहिए, तो कहता है हमारे कर्मचारी कह रहे हैं कि मशीनें बहुत पुरानी हो गई हैं, पर मशीनों को बदलो या हमारी सैलरी बढ़ाओ या समथिंग ऐसा करो। तो आप क्या कर सकते हैं, उनसे समझौता कर सकते हैं कोई भी चीज़ कि हाँ हम ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा करो और हम आपकी बात मानेंगे, तो आराम से आपके एम्प्लॉय राजी हो जाएंगे उस परिवर्तन को करने के लिए। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है प्रभावी नेतृत्व, इफेक्टिव लीडरशिप। इफेक्टिव लीडरशिप मीन्स प्रभावी नेतृत्व। इसका मतलब है नॉर्मली कि आप अपने कर्मचारी से ऐसे बात करें कि उसे भी लगे हाँ ये हमारे हक में बात कर रहा है। मीन्स ऐसे आपको बातें करनी है, उसको ऐसे इफेक्ट डालना है, उसको समझाना है कि वो बंदा भी क्या हो जाए, राजी हो जाए, तो आपकी ये चीज़ें उसे ना करनी पड़े, मीन्स विरोध ना करना पड़े। उसके बाद आपको इसमें 3 पॉइंट और दिए हुए हैं, सहयोग एवं छल, कॉपरेशन एंड मैनिपुलेशन। सहयोग द्वारा परिवर्तन को विरोध करने वालों को परिवर्तन के निर्णय को बदला जा सकता है ताकि वह उत्तरदायी बन जाए। नॉर्मली आप उनका सहयोग करके पाकर विरोध को बंद कर सकते हैं। और लोग कई बार मैनिपुलेशन मीन्स छल करके, धोखा देकर भी परिवर्तन को ले आते हैं, वो उनकी है कि कैसे लाते हैं। अब लेकिन अगर ऐसा कर देते हैं तो जिस दिन आपके कर्मचारी को ये पता पड़ेगा कि ऐसा ऐसा किया गया हमारे साथ, वो आपको दोबारा से बहुत ज़्यादा मात्रा में और गुस्से के साथ विरोध करने पड़ेगा। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर इनके साथ, इन पॉइंट के साथ उसको मनाने की कोशिश करें। दोस्तों उसके बाद ये है आर्थिक लालच। आप उनको पैसे का लालच दे सकते हैं कि आप आएंगे तो आपको इतना प्रॉफिट होगा, इतना वो, तो आप बोल सकते हैं आर्थिक लालच। लालच जिसका मतलब है इकोनॉमिक इंसेंटिव।